बबली के पिताजी रतन सिंह आर्मी में थे। इस समय छुट्टियों में वे घर पर आए हुए थे। करिश्मा अक्सर अपने पिताजी की आर्मी वाली वर्दी पहन लिया करती और पूरे घर में नकली बंदूक लेकर घूमा करती। बेटी, ये तू क्या कर रही है? पिताजी, मैं बड़ी होकर आर्मी में जाना चाहती हूँ और देश के दुश्मनों से लड़ना चाहती हूँ। बंदूक चलाते हुए कितना मजा आता होगा। पागली, घर में बंदूक लेकर घूमना एक बात है और बॉर्डर पर बंदूक चलाना दूसरी बात। पिताजी, मुझे भी किसी दिन बॉर्डर पे ले चलना। अरे, मैं तो भूल ही गई, परसों मेरा बर्थडे है। पिताजी, जल्दी बाजार चलिए, बहुत सारा सामान लेकर आना है। करिश्मा के बर्थडे के एक दिन पहले ही रतन सिंह का फोन आ जाता है। जी सर, बस मैं निकल रहा हूँ। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? बेटा, मुझे अभी लद्दाख निकलना होगा। लगता है बॉर्डर पर चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पिताजी, क्या आप एक दिन और नहीं रुक सकते? मेरा बर्थडे मनाकर ही जाते। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। आर्मी वालों के लिए सबसे पहले उनकी ड्यूटी, उनका देश महत्वपूर्ण है। करिश्मा आंखों में आंसू लिए अपने पिता को गुड बाय कहती है। रतन सिंह लद्दाख में चीन की सीमा से लगे अपने कैंप पर पहुंचते हैं। रतन सिंह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे राम बहादुर, तुम कब आए? मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंच गया था। क्या बॉर्डर पर कुछ हुआ है? हाँ, चीन के कुछ सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। आज शाम को चीन के साथ मीटिंग होगी। इंडिया के आर्मी ऑफिसर की चाइना के ऑफिसर से बात होती है। दोनों देशों में ये सहमति बनती है कि कोई किसी की सीमा में नहीं घुसेगा। रतन सिंह और बाकी आर्मी ऑफिसर कैंप में वापस आ जाते हैं। उस रात खाना खाने के बाद रतन सिंह और राम बहादुर बातें कर रहे थे। बिटिया का जन्मदिन था, लेकिन फिर यहाँ आना पड़ा। राम बहादुर, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं वापस लौट कर ना आऊं, तो ये सूट सलवार का कपड़ा मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मैं उसे बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहता था। रास्ते में डोकलामपुर की बाजार से मैंने इसे खरीदा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम खुद ही अपनी बेटी को ये उपहार लेकर जाना। चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कल पता नहीं क्या हो जाए। अगले दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। रतन सिंह सहित भारत के कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं और राम बहादुर घायल हो जाता है। सेना की टुकड़ी घायल सैनिकों को कैंप में ही छोड़कर चीन की सीमा में घुसती है और उनके कैंप पर हमला करती है। भारत और चाइना के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तरफ से सैनिक शहीद होने लगते हैं। उधर कैंप में खाने का सामान खत्म होने लगता है। मेरा दोस्त रतन सिंह शहीद हो गया और मैं यहीं पर बैठा पड़ा हूँ। तुम घायल हो राम बहादुर। ठीक है, अगर मैं मोर्चे पर जाकर कुछ नहीं कर सकता तो ना सही, लेकिन दूसरी तरह से सेना की मदद कर सकता हूँ। सेना के कैंप से कुछ किलोमीटर दूरी पर डोकलामपुर नाम का गांव था। सीमा पर अक्सर गोलीबारी होती रहती थी, इसीलिए गांव के लोग घर से बाहर कम ही निकला करते थे। गांव में आरव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। 5 साल पहले
जब आरव के पिताजी भेड़ों को चारा खिला रहे थे तो एक तोप का गोला उनके ऊपर आ गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आरव की माँ आरव को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं भेड़ों को लेकर जंगल में जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। सीमा पर युद्ध चल रहा है, गोली लग गई तो तू भी अपने पिताजी की तरह मर जाएगा। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। आरव अपनी माँ की बात नहीं सुनता और भेड़ें लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे राम बहादुर मिल जाता है। बेटा, मैं सेना के कैंप से आ रहा हूँ। कैंप में खाना खत्म हो गया है। क्या तुम्हारे गांव के लोग मदद कर सकते हैं? आरव राम बहादुर को लेकर गांव में पहुंचता है। सुनो सुनो गांव वालों, कैंप से एक सैनिक आया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चीन और भारत के बीच युद्ध चल रहा है। हमें अपने देश की मदद करनी चाहिए। जिसके घर में जो भी खाने को हो, लाकर सैनिक को दे दो। गांव वाले रतन सिंह को खाने का बहुत सा सामान देते हैं। गांव के कुछ युवा राम बहादुर के साथ जाकर युद्ध में मोर्चा संभालने की बात कहते हैं। सैनिकों की कमी हो रही है, हम आपके साथ जाएंगे और लड़ेंगे। मुझे तुम लोगों पर बहुत गर्व है, लेकिन अभी बहुत बड़े युद्ध जैसे हालात नहीं हैं। और फिर तुम्हें बिना ट्रेनिंग के लड़ाई में नहीं भेजा जा सकता। तुम लोग मेरे साथ कैंप चलो और सैनिकों की मदद करो। जब तक सीमा पर लड़ाई चलती है, गांव के लड़के कैंप में खाना बनाने, खाने का इंतजाम करने और दूसरे घायल सैनिकों की मदद करने जैसा काम संभालते हैं और सैनिकों की हर संभव तरीके से मदद करते हैं। लड़ाई में चीन और भारत दोनों को ही लगभग बराबर नुकसान हुआ। आखिरकार चीन को अपनी मनमानी रोकनी पड़ी और उसने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। सीनियर आर्मी ऑफिसर ने गांव के लड़कों को सम्मानित किया। हम तुम सभी बहादुर लड़कों को आर्मी में भर्ती होने का न्योता देते हैं। राम बहादुर अपने दोस्त रतन सिंह से किए गए वादे के अनुसार रतन सिंह के घर पहुंचा और रतन सिंह की बेटी करिश्मा को सलवार सूट का कपड़ा दिया। तुम्हारे पिता एक सच्चे योद्धा थे। मुझे अपने पिताजी पर बहुत गर्व है। मैं भी बड़े होकर आर्मी में भर्ती होना चाहूंगी। ये है रिटायर्ड जनरल भीमसेन जी। वैसे तो ये रिटायर्ड हैं, लेकिन अब भी इनकी मेजर वाली ठाठ है। विमला, सुबह के 7 बज गए हैं। लाई जी, ये लीजिए। तुम आजकल बहुत लेट हो रही हो। मैं कोई आपकी जवान हूँ जो हमेशा वक्त पर रहूं? जरा मेरी उम्र का भी ख्याल कर लीजिए। अरे विमला, तुम एक आर्मी वाले की पत्नी हो, तुम्हें हमेशा फिट रहना चाहिए। हाँ हाँ। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने बलदेव का रिश्ता मेरे मेजर दोस्त जगदीश की बेटी दुर्गा के साथ तय कर दिया है। मुझे बताए बिना? खैर, दुर्गा करती क्या है? और क्या, हमारे बलदेव की तरह सैनिक है। क्या, आर्मी वाली बहू? हाँ, ऐसी बहू जो देश की सेवा कर रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी बहू चाहती थी जो हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे। हमारी सेवा? क्यों? हमें क्या हुआ? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बहू सैनिक है। पर मेरी बात तो सुनिए। अब कोई बहस नहीं, जल्द ही दोनों की शादी कर देंगे। भीमसेन ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। कुछ महीनों बाद बलदेव घर आया। भीमसेन और विमला उसे देखकर बहुत खुश थे। कितने दिनों की छुट्टी है? 1 महीने की पापा। अच्छा है, फिर तैयारी शुरू कर दो। किस चीज की तैयारी?
तुम्हें अपने बैचमेट याद है दुर्गा? हाँ, मैंने तुम्हारी और दुर्गा की शादी तय कर दी है। बलदेव बहुत खुश था क्योंकि उसे दुर्गा पसंद थी, पर विमला दुखी थी क्योंकि उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो उसकी सेवा करे, ना कि देश की। कुछ ही दिनों में भीमसेन ने बलदेव और दुर्गा की शादी करवा दी। विमला नाखुश थी, पर भीमसेन के आगे उसकी कहाँ कुछ चलती थी। कुछ दिनों तक दुर्गा ने अपने सास ससुर की अच्छी सेवा की। बेटी दुर्गा, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया है। तुम्हें और बलदेव को अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना होगा। जी पापा। यहाँ बलदेव और दुर्गा दोनों अपनी बैग्स पैक करने लगे और विमला उदास हो गई और अगले ही दिन दोनों चले गए। विमला को आजकल घर खाली खाली लगने लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आर्मी वाली बहू नहीं चाहिए। वो कहाँ हमेशा के लिए गए हैं, कुछ ही दिनों की बात है। जंग खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ही वापस आएंगे। यहाँ दुर्गा और बलदेव और उनके कुछ साथी आतंकवादियों से लड़ रहे थे। बलदेव बहुत बहादुरी से आगे बढ़ा, पर वो दुश्मनों की गोलियों से घायल हो गया। और फिर बलदेव को बचाने के लिए दुर्गा ने अपनी जान जोखिम में डाली। उसने दुश्मनों को मारा और बलदेव को सही सलामत हॉस्पिटल ले गई। आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बलदेव का अच्छे से इलाज किया। कुछ दिनों बाद जंग खत्म हुई और बलदेव और दुर्गा दोनों घर लौटे। विमला ने अपनी बहू को गले लगाया। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर लौटा है, तुम्हारा शुक्रिया। माँ जी, ये मेरा फर्ज था। विमला ने दुर्गा को गले लगाया। मैं नहीं कहता था, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होगा। क्यों ना हो, आखिर मेरी बहू आर्मी वाली है।